नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी। और सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स को गणेश उत्सव की ढेर सारी बधाई। तो अगर आपने अब तक निवेश का श्री गणेश नहीं किया है तो गणेश चतुर्थी के मौके पर निवेश की शुरुआत कीजिए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि बचत कैसे करें, निवेश कहां करें, तो योर मनी आपके लिए हर कदम पर मदद करने के लिए मौजूद है ताकि आप जिंदगी के हर गोल को अच्छे से पूरा कर सके। तो अगर आप भी योर मनी में सवाल पूछना चाहते हैं तो आप ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। पहले तो नोट कर लीजिए ईमेल आईडी yourmoney@nw18.com। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया के थ्रू और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 704-522-0000। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है, आप वहाँ देख भी सकते हैं और साथ ही अपने सवाल भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz योर मनी लिखकर। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं और उनसे भी ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिन भी व्यूअर्स ने अब तक निवेश की शुरुआत नहीं की है तो गणेश चतुर्थी के मौके पर वो कैसे शुरुआत कर सकते हैं। हमारे साथ वाइस इन्वेस्ट के CEO हेमंत रुस्तगी मौजूद हैं। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बिगनर्स के हिसाब से आपसे मैं समझना चाहूंगी कि निवेश की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, जो पहला कदम होना चाहिए निवेश की प्लानिंग का वो क्या होना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखें जब निवेश की शुरुआत करें। ये दीपाली, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की और आज के मौके पे मैं कहूंगा कि शुरुआत करते हैं कि कुछ लेसन जो हमें गणपति जी से सीखने को मिलते हैं। आई थिंक सबसे पहले तो उनके ऊपर ध्यान देना है। एक तो ये कि बहुत सोच समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है और उसका कारण ये है कि हमारे जितने भी ड्रीम्स हैं, जितने भी एस्पिरेशंस हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वो सब डिपेंड करता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करती है। तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरा, डिटेल्स पे ध्यान देना है कि कौन से प्रोडक्ट हैं जो आपके लिए सुटेबल हैं, किस तरह की आपकी एसेट एलोकेशन होनी चाहिए। बिना सोचे समझे या डिटेल के बिना जाने किसी भी प्रोडक्ट को आप इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको आगे जाके नुकसान कर सकता है। तीसरा, जब से आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं और जब आप खत्म करते हैं, यानी जब आपका टाइम होराइजन पूरा होता है, उस दौरान इतना प्लानिंग करने के बाद भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना होगा। उन चैलेंजेस के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा और उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको टैकल करने में मदद करेगी वो होगी कि आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बने रहें। जो भी आपके लक्ष्य हैं उनको कभी मत भूलिए। तो मार्केट की वो मूवमेंट के हिसाब से कभी भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर आप बदलाव मत कीजिए। तो चौथी चीज ये है कि आप एक अच्छी लिसनिंग स्किल्स को डेवलप कीजिए। यानी जब आप एक्सपर्ट्स को सुनते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सबकी बात सुन के उसके ऊपर अमल करना है, लेकिन ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए कि उससे कुछ सीखने को मिले, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर आप तभी ग्रो करेंगे जब आप अपनी नॉलेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद मैं कहूंगा एडेप्टेबिलिटी। यानी अगर आपके सर्कमस्टांसेस में कुछ बदलाव होते हैं, आपको लगता है कि टैक्स लॉज में कुछ बदलाव है या मार्केट में कुछ बदलाव है, तो उसके हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस हो उस पर आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट लेसन हैं जो हमें गणेश जी से सीखने को मिलते हैं और मुझे लगता है हर इन्वेस्टर को ध्यान रखना होगा। जहां तक प्रोसेस की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक रोड मैप बनाइए, एक बड़ी पिक्चर को देखिए। छोटा कभी हम देखते हैं ना कई बार के बिना सोचे समझे हमने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, वो मत कीजिए। यानी एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो कीजिए ताकि आपके जो पैसा है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, उसको एक डायरेक्शन मिल सके। इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने से पहले रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दें। यानी इंश्योर कीजिए कि आपका लाइफ इंश्योरेंस बराबर है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस बराबर है, आपने एक इमरजेंसी फंड बनाया है ताकि आपको जब भी कोई किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी का सामना करना हो तब आप अपने इन्वेस्टमेंट को डिस्टर्ब मत करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एज एन इन्वेस्टर, बजट बनाना सीखिए। जब आप एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपको ये एनकरेज करता है कि आप एक बजट बनाएं, और बजट जब बनाते हैं तो आप हमेशा डिसिप्लिन रहते हैं। तो मुझे लगता है ये इस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और हेमंत जी, आपने बहुत सारी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हमारे व्यूअर्स को, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड्स एक सबसे सही तरीका माना जाता है अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने के लिए, तो अगर कोई म्यूचुअल फंड्स के साथ निवेश की शुरुआत करना चाहता है, अपनी पहले की सारी R&D करने के बाद जो भी बातें आपने बताई, क्या क्या स्टेप होने चाहिए, अब म्यूचुअल फंड में अगर कोई बिगनर है, इन्वेस्ट करना चाहे तो क्या पहला कदम होना चाहिए, कितना मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम हमेशा कहते हैं कि SIPs के थ्रू पैसा लगाना ज्यादा बेहतर है बजाय लमसम के, तो ये भी बात प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्यों SIP के थ्रू पैसा लगाना बेटर होता है।
जी, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा दीपाली। सबसे पहले कहूंगा, जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो सबसे बड़ा उसका फायदा ये है कि आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा भी हो, आपका टाइम होराइजन चाहे 10 दिन का हो चाहे 10 साल का हो, आपका रिस्क प्रोफाइल, आप बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो या आप बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, आप जिस तरह के भी इन्वेस्टर हो, आपके किस तरह के भी गोल हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलती हैं। और इसके इसके लिए मेरा हमेशा ये मानना है कि आपको म्यूचुअल फंड से आगे जाके किसी प्रोडक्ट को देखने की जरूरत नहीं है, चाहे वो लिक्विडिटी हो, चाहे वो टैक्स बेनिफिट हो, और जिस तरह का पोर्टफोलियो आपको बनाना है वो आपको म्यूचुअल फंड से बनाने को मिलता है। तो आई थिंक म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से किसी भी इन्वेस्टर का कोर होना चाहिए उनके पोर्टफोलियो का, क्योंकि उसमें पूरी क्षमता है, पूरी कैपेसिटी है, पूरी ऑप्शंस हैं कि आपके जितने भी गोल्स हैं आप उनको पूरा कर सको। तो शुरुआत वहां से होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप चाहे 500 रुपए से इन्वेस्ट करें, चाहे आप 1000 रुपए से भी इन्वेस्ट करें, वो भी आपके पास ऑप्शन है। लिक्विडिटी है आपके पास, ट्रांसपेरेंसी बहुत है, सेबी के रेगुलेशंस हैं, यानी इसको बहुत तरीके से, सेबी के जो रेगुलेशंस को बहुत वेल डिफाइन किया गया है, इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन है। तो आई थिंक बहुत अच्छी ऑप्शन है और बहुत छोटी रकम से आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। एक चीज और सवालों पर जाने से पहले हेमंत जी, एलोकेशन, जब हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो एक कंफ्यूजन और होता है बिगनर्स के पास, किन फंड्स के साथ शुरुआत करें, 2 फंड्स खरीदें, 3 खरीदें तो किस किस कैटेगरी में जाए। तो अगर थोड़ा सा बता पाए आप कि अगर बेसिकली कोई 2 या 3 या 4 फंड्स के साथ शुरुआत कर रहा है तो किस कैटेगरी में एसेट को एलोकेट करें। देखिए दीपाली, मैं कहूंगा फंड पे जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एसेट एलोकेशन को देखें, और इसीलिए जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। उसमें क्या होता है कि आप अपने लॉन्ग टर्म, अपने मीडियम टर्म, अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को डिफाइन करते हैं, टाइम होराइजन देते हैं, और वो टाइम होराइजन कहीं ना कहीं वो डिफाइन करता है कि आप किस तरह का रिस्क ले पाएंगे और कितना समय है आपके पास अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और ये आपको मदद करता है कि आप अपनी एसेट एलोकेशन बनाएं। जो मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो इसलिए है क्योंकि एसेट एलोकेशन आपको बताता है कि आपके पोर्टफोलियो में कितना रिस्क है और किस तरह का रिटर्न आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से एक्सपेक्ट कर पाए। एक बार आपने अपना एसेट एलोकेशन बना लिया, यानी लॉन्ग टर्म का पैसा इक्विटी में डालेंगे आप, शॉर्ट टर्म का डेट में क्योंकि कैपिटल प्रोटेक्शन करना है, और मीडियम टर्म में आप दोनों का मिक्स लेंगे जिसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। एक बार एसेट एलोकेशन किया, फिर जाके आप अपने प्रोडक्ट पे चुनिए। आइए, शुरुआत में अगर आप सीधे प्रोडक्ट पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं या तो आपका पोर्टफोलियो बहुत एग्रेसिव बनेगा या आपका पोर्टफोलियो बहुत कंजर्वेटिव बनेगा, क्योंकि उस समय पे फिर आप मार्केट का मूड देखेंगे। तो पहले एसेट एलोकेशन, फिर अपने फंड्स के ऊपर आइए, और बहुत ज्यादा फंड हर गोल के लिए मत रखिए। 3 या 4 फंड हर गोल के हिसाब से अगर आप रखें तो जो पोर्टफोलियो में सही मात्रा में जो डाइवर्सिफिकेशन मिलना चाहिए वो आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए तो निवेश की कीजिए शुरुआत गणेश चतुर्थी के मौके पर। अब तक अगर आपने पोर्टफोलियो नहीं बनाया है, निवेश का पहला कदम नहीं रखा है, तो इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। और योर मनी तो है ही हर कदम पर आपकी मदद करने के लिए। चलिए अब सवालों करते हैं शामिल। पहले कॉलर ब्रिजमोहन हमारे साथ मौजूद हैं गंगापुर से। मोहन साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी मैडम नमस्ते। नमस्ते। हेलो, हाँ जी मैडम, आवाज आ रही है ना? सवाल बताइए। मैडम ये जो 4 फंड मैंने इसमें पोर्टफोलियो में सेंड किए हैं क्वेरी के लिए, तो ये 4 फंडों में क्या है, वैसे लॉन्ग टर्म से चल रहा है, कम से कम पिछले 3 से 4 साल हो गए मुझे, और ये 10 से 15 लाख का कॉर्प से तो इकट्ठा हो चुका है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं टारगेट इसमें किया है कि जैसे रिटायरमेंट का तो 2.5 से 3 करोड़ के आसपास का है, और बेटी है 7 साल की, उसकी एजुकेशन के लिए 50 लाख और कम से कम 50 लाख मैरिज की, और बेटा है 9th क्लास में पढ़ रहा है, 50 लाख उनके लिए ओके एजुकेशन के लिए। तो ये पोर्टफोलियो इसमें यदि मान लो कुछ करेक्शन हो या कुछ मॉडिफाई करना है, नहीं करना है, या इसी को कंटिन्यूस रखें। अभी 20,000 की एसआईपी ठीक है, पूछ लेते हैं हेमंत जी से। हाँ, वो मैंने देख लिया, आपके पास 4 फंड है, मिरर एसेट, टैक्स सेवर, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप। तो 20,000 की एसआईपी 3-4 सालों से चल रही है। 10-15 लाख का कॉपस इन्होंने एक्यूमुलेट कर लिया है, लेकिन बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की शादी, अपने रिटायरमेंट के इनके गोल्स हैं, और इसके अलावा एनपीएस में भी हर महीने 15,000 डाल रहे हैं। तो टोटल 35,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं ऑलरेडी। तो बताइए, ये जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है ये कैसा है, क्या नेसेसरी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, और गोल्स को ये कैसे हासिल कर सकते हैं।
जी, आई थिंक फंड पे कमेंट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा। इन्होंने इनके 3 गोल्स हैं, इन्होंने अलग अलग टाइम हॉराइजन दिया है, कितना कितना टारगेट है, वो बिल्कुल सही तरीका है इन्वेस्टमेंट शुरुआत करने का। तो अगर हम गोल्स के हिसाब से जाएं तो उनका जो पहला गोल है, उन्होंने कहा 25 लाख रुपए चाहिए उनको 10 साल में, तो करीब 11,000 रुपए की आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। दूसरा गोल भी 25 लाख का, लेकिन समय जो है वो 15 साल है, तो वहां पे आपको 5,000 इन्वेस्ट करनी है। और तीसरा जो गोल है उनका, वो 2.5 करोड़ का है, करीब 20 साल में, तो वहां पे आपको 30,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आज से अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करें, क्योंकि इन्होंने कहा है कि इनके पास 10 लाख का ऑलरेडी कॉर्पस है, तो उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। तो कुल मिला के 46,000 की इन्वेस्टमेंट इनको करनी है। इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो 35,000 की है। 20,000 इन्होंने कहा कि 4 म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, और 15,000 जो है इन्वेस्टमेंट वो एनपीएस में है। तो क्योंकि इनके पास ऑलरेडी एक कॉर्पस एक्यूमुलेटेड है, तो मुझे लगता है कि शायद उनको इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इसको कंसीडर करते हैं। तो आई थिंक जहां तक टारगेट का सवाल है, मुझे लगता है वो अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे। इनके फंड सिलेक्शन काफी अच्छी है, जो उन्होंने फंड चुने हैं वो फंड काफी अच्छे हैं, उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, पोर्टफोलियो क्वालिटी काफी अच्छी है, तो वो उन फंड में बने रहें। एनपीएस में इनकी इन्वेस्टमेंट 15,000 है। एनपीएस एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा कंप्रोमाइज करने पे मजबूर करेगी रिटायरमेंट के बाद, जब आपको इनकम जनरेट करनी होगी, क्योंकि 40% जो आपका कॉर्पस होगा उसमें आपको कंपल्सरी एन्युटी लेनी पड़ेगी, और एन्युटी बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है उसके अंदर, और वो भी टैक्सेबल है। तो थोड़ा सा अगर आप चाहें तो उसको रीबैलेंस करें, शायद एनपीएस की जगह अगर इक्विटी में थोड़ा और ज्यादा इन्वेस्ट करें, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर होगा। एक तो कॉर्पस ज्यादा बनेगा, और फ्लेक्सिबिलिटी जो आपको चाहिए रिटायरमेंट के बाद किस तरह से इनकम जनरेट करना, वो करने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो काफी सारी बातें आपको बताई हैं हेमंत जी ने आपके पोर्टफोलियो को लेकर। थोड़े बदलाव की जरूरत तो नहीं है, आपके फंड्स चुने के बेहतर है, लेकिन एनपीएस की बजाय आप म्यूचुअल फंड्स में एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, और आप अपने गोल को भी हासिल कर सकते हैं थोड़ी सी और इन्वेस्टमेंट्स करके। अगले कॉलर है हमारे साथ प्रतिमा जैन। प्रतिमा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी नमस्ते मैम, मैंने मेरे लड़के के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग किया है मैम। तो उसके लिए मेरे क्या फंड सही है क्या, वो जानना था मुझे। और मेरा और एक क्वेश्चन था, जो जैसा हम एसआईपी करते हैं जैसा एलोकेशन के लिए, वैसे ही हम अगर जब हमारा गोल पूरा होता है और जब हमको मंथली चाहिए रिटायरमेंट के टाइम, उस टाइम भी हम एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं क्या? जितना अमाउंट चाहिए उतना निकाल के वो क्वेश्चन था मैम मेरा। ठीक है, दूसरा ये बताइए, आपकी काफी बड़े अमाउंट के एसआईपी चल रही हैं, कब से स्टार्ट किया आपने ये? एक्चुअली 2 साल से चालू है मैम, पर 40,000 से शुरू किया था, और अभी 1.15 तक चल रहा है मैम पर मंथ। तो अभी कितना कॉर्पस आपने एक्यूमुलेट कर लिया, कुछ आइडिया है आपको? म्यूचुअल फंड्स में कितना इकट्ठा हो गया है पैसा? ऑलमोस्ट मैम 22 to 23 तक होने वाला है मैम, लाख 20 to 23 lakhs। ओके, ठीक है। क्योंकि हेमंत जी 1.25 लाख के आसपास के एसआईपी इनकी चल रही हैं, तो मतलब पैसा तो ये ठीक ठाक डाल रही हैं, लेकिन इनके टारगेट्स भी अग्रेसिव है उस हिसाब से। 19 साल बाद बच्चे की पढ़ाई के लिए 6 करोड़, 30 साल बाद रिटायरमेंट के वक्त 15 करोड़ इनको चाहिए। ऑलरेडी 22-23 लाख एक्यूमुलेट कर चुकी हैं। बाकी आपने इनका सवाल सुना, बताइए क्या राय होगी। आई थिंक अगर इनके गोल्स की बात करें, आपने बिल्कुल सही कहा, इनका जो टारगेट है थोड़े एग्रेसिव है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके पास समय भी है उस टारगेट को पूरा करने के लिए। तो अगर हम इनके दोनों गोल्स को देखें तो 19 साल में 6 करोड़ जो चाहिए, और क्योंकि इक्विटी फंड्स का पोर्टफोलियो है, तो अगर हम 12% का रिटर्न मान के चलें तो करीब 65,000 की उनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और दूसरा जो गोल है वो करीब 15 करोड़ है 30 साल में, और वहां भी क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है, तो हम सेम रेट ऑफ रिटर्न एज्यूम करें तो उनको करीब 45,000 का इन्वेस्टमेंट करना है। तो कुल मिला के इनको 1,10,000 की इन्वेस्टमेंट करनी होगी अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। आई थिंक करंटली इनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो करीब 1,15,000 है। तो जहां तक गोल्स का सवाल है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो अचीव कर पाएंगे, और क्योंकि अभी काफी समय है, तो मुझे लगता है कि इनके पास वो कैपेसिटी होगी आगे जाके कि वो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाएं, और मुझे लगता है उनको बढ़ाना भी चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि इसके अलावा अगर कोई दूसरे गोल्स हैं उनको भी डिफाइन करके अगर आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, क्योंकि आज की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही इनके जो गोल्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। और कभी कभी आगे जाके गोल को रिवाइज करना भी बेहतर रहता है, क्योंकि जब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, आपकी इनकम बढ़ती है, तो आप उसको अगर गोल्स को रीडिफाइन करें तो मुझे लगता है वो बेहतर होगा। जहां तक इनकी इन्वेस्टमेंट का सवाल है, ओवरऑल मुझे लगता है फंड काफी अच्छे हैं इनके पास।
एक ही फंड है इनके पास, सेक्टर फंड, टाटा डिजिटल फंड। तो मेरा ये मानना है कि इतने लंबे समय के लिए किसी भी सेक्टर फंड में जब आप हो तो उसको मॉनिटरिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हालांकि मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में आईटी एज अ सेक्टर का पोटेंशियल काफी ज्यादा है, अगर हम फिलहाल जो प्रेशर देख रहे हैं उस पर उसको छोड़ दें तो। बट वो एक कहीं ना कहीं मॉनिटर करना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो मैं चाहूंगा कि जैसे पीजीआईएम का जो फ्लेक्सी कैप फंड है, जो डिफरेंट सेगमेंट में आपको दे पोर्टफोलियो और फ्लेक्सिबिलिटी हो, वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। सिर्फ एक ही बदलाव पोर्टफोलियो में कीजिए, और जैसे मैंने कहा गोल्स अचीव करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आगे जाके अगर थोड़ा सा और रीडिफाइन करें गोल्स को और अमाउंट बढ़ाने की कोशिश करें तो ज्यादा बड़ा कॉर्पस बन सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशंस आपको दिए गए हैं, आसानी से अपने टारगेट को आप हासिल कर पाएंगी, ये सलाह है हेमंत जी की ओर से। रुक रहे हैं इसके साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे, कुछ और सवाल करेंगे शामिल। आप देखते रहिए योमनी। आप देख रहे हैं योमनी, हिम्मत रुस्तगी के हमारे साथ मौजूद है आपके सवालों को आंसर करने के लिए। और पहले अगले कॉलर जो है हमारे साथ के मनोज मौजूद है फोन लाइन पर। मनोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। इनफैक्ट माफ कीजिए, श्रीधर है हमारे साथ, श्रीधर बदगल, डॉक्टर श्रीधर है हमारे साथ। श्रीधर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं? एक्चुअली मेरा एज 35 है और मेरा रिटायरमेंट का गोल है वहाँ पे 25 साल के लिए। मैंने फंड्स भेजा है एडलवाइज लार्ज एंड मिड कैप और पीजीआईएम मिड कैप और कैनरा रिबको स्मॉल कैप और टैक्स सेविंग के लिए मेरा टैक्स सेवर, सभी में 7-7 हज़ार का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 25 साल में 2 करोड़ जैसे चाहिए था। पोर्टफोलियो रिव्यू और कैसा? ये आपने अभी स्टार्ट किया है पोर्टफोलियो? फ्रेश अभी से स्टार्ट कर, और इससे पहले ही तो इनकी जो एसआईपी चल रही है, ओके, 5 लाख का अलग आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। फिलहाल जो एसआईपी चल रही है एडलवाइज लार्ज एंड मिड कैप 7,000, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, कैनरा रोबोको स्मॉल कैप, मेरे एसेट टैक्स सेवर। तो टोटल एसआईपी 28,000 की चल रही है इनकी, 2 करोड़ का टारगेट है 25 साल में। हेमंत जी, आई थिंक अगर हम इनके टारगेट की बात करें, इन्होंने जैसा कहा कि 25 करोड़ का टारगेट है, तो जितना लंबा समय इनके पास 25 साल में 2 करोड़ चाहिए इनको, तो करीब 11,000 रुपए की इनको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है 12% के हिसाब से। इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो 28,000 रुपीज है, तो जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है उससे काफी ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। और क्योंकि काफी यंग है तो आगे जाके ऑब्वियसली, जैसे मैंने पहले भी कहा शो में, कि अपनी इन्वेस्टमेंट को उनको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और अभी इन्होंने एक ही गोल की बात की जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, तो दूसरे और भी जो लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे उनको डिफाइन करें, और ये पैसा जो है उन गोल्स को अगर आप एलोकेट करेंगे तो आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में आपकी प्लानिंग काफी अच्छी होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी होगी, और जो जितने भी गोल्स के लिए जितना पैसा आपको लगेगा, और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कोशिश कीजिए कि अपने गोल्स को आगे जाके रिवाइज कीजिए, क्योंकि अभी आपको लगता है कि 2 करोड़ आपके रिटायरमेंट के लिए शायद ठीक होगा, आगे जाके शायद आपको लगे कि और ज्यादा पैसे की जरूरत है, और आपके पास क्योंकि कैपेसिटी है तो आप बढ़ाइए। जहां तक इनके पोर्टफोलियो रिव्यू की बात है, चारों के चारों फंड अच्छे हैं, डेफिनेटली वो चारों फंड में बने रह सकते हैं। पर जैसा मैंने कहा, इंपॉर्टेंट है कि गोल्स को जाके आगे रिवाइज करें और कोशिश करें कि अगर दूसरे गोल्स को भी डिफाइन करके इसका कुछ हिस्सा जो है वो वहां पे एलोकेट करें। ठीक है, तो फंड्स आपके सही हैं, आसानी से अपने गोल को आप कर सकेंगे हासिल। तो इन्वेस्टमेंट्स अपनी लगातार चालू रखिए और अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करती रहिए। आगे आपके गोल्स ऐड भी हो सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कीजिए और वहां पैसे को लगाइए। अगला सवाल लेते हैं, ईमेल के थ्रू सनी जैन ने भेजा है। 40 साल इनकी उम्र है, 1.5 लाख के आसपास इनकी कमाई है महीने की, और इनका 20 साल में 10 करोड़ पाने का टारगेट है। और मौजूदा एसआईपी जो इनकी चल रही हैं वो चल रही हैं 50,000 के आसपास की। एक चीज़ है, फंड्स बहुत सारे हैं इनके पास, 50,000 के एसआईपी तो है। तो पहले तो इनका पोर्टफोलियो देखिए, कुछ थोड़ा छोटा करें या इसी के साथ कंटिन्यू करें, प्लस ये अपने गोल को कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं। पीपीएफ में 12,000 मंथली, एनपीएस में 2 लाख सालाना, सुकन्या समृद्धि योजना में 25,000 की मंथली इनकी चल रही है। इसके अलावा इन्होंने इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, काफ़ी सारे ये चीज़ें भी की हुई हैं जो कि अच्छी हैं इनके पोर्टफोलियो में। बाकी बताइए आपकी सलाह क्या है? आई थिंक रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इन्होंने ठीक किया हुआ है। जहां तक इनके गोल की अगर हम बात करते हैं तो करीब 10 करोड़ का इनको कॉर्पस एक्यूमुलेट करना है 20 साल में। तो उसके लिए करीब अगेन क्योंकि लंबा समय है, अगर हम इक्विटी डोमिनेटेड पोर्टफोलियो की बात करें तो 12% का अगर हम एनुअलाइज रिटर्न एज्यूम करके चलें तो इनको करीब 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है। इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है सबको अगर हम ऐड करें, म्यूचुअल फंड और जो दूसरी ऑप्शन है उनके पास, करीब 78,500 की इन्वेस्टमेंट है। तो जाहिर सी बात है कि इनको अपनी 20 या 22 हजार से अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए।
आपने बिल्कुल सही कहा दीपाली, आई थिंक नंबर ऑफ फंड थोड़े से ज्यादा है, बट अच्छी बात यह है कि सारे के सारे फंड अच्छे हैं, तो पोर्टफोलियो क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है, और इसलिए आपको बदलाव नहीं करना है कि क्योंकि फंड अच्छा नहीं कर रहा। बट अगर आप चाहें तो जैसे अगर मान लीजिए स्मॉल कैप के आपके पास 2 फंड है तो 1 कम कर सकते हैं, इस तरीके से आप कम करें। बट अगर आपके पास एक कैपेसिटी है कि आप नियर फ्यूचर में, ये जो मैंने जैसे कहा कि आप एडिशनल पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आपके पास वो कैपेसिटी रहेगी कि आपको कर पाएंगे, तब फिर शायद आप चाहें तो इतने फंड्स में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट डेफिनेटली कंसोलिडेशन का थोड़ा सा स्कोप है, बट गुड थिंग इज कि आपकी पोर्टफोलियो क्वालिटी, जो फंड की क्वालिटी है, वो काफी बेहतर है। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपको दी गई है आपके पोर्टफोलियो पर। आपका पोर्टफोलियो सही है, इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, तो कंटिन्यू कीजिए। चलिए हेमंत जी, उन व्यूअर्स के लिए बताइए आपके टॉप 4 फंड्स जो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं। जी, आई थिंक 4 फंड क्योंकि मुझे रिकमेंड करने, तो सबसे पहले मैं एक लार्ज कैप में रिकमेंड करूंगा निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड। मिड कैप में कहूंगा मैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, और एक कॉन्ट्रेरियन फंड, आई मीन एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, मुझे लगता है वो इस समय पे शायद एक अच्छा फंड होगा पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। और चौथा फंड होगा एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से, जो मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, चाहे आप शुरुआत कर रहे हो, चाहे आप ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो और कुछ फंड आप उसमें ऐड करना चाहते हो, वो होगा आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप। ये 4 फंड मुझे लगता है, चाहे आप शुरुआत करें या आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो, चाहे तो इनमें से फंड कंसिडर करके अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो ये 4 फंड्स हैं आपकी स्क्रीन पर, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप। इन फंड्स के साथ कीजिए अपने निवेश की शुरुआत अगर अब तक आपने नहीं की है। शुक्रिया हेमंत जी आने के लिए शो में, और हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, साथियों ने ये भी बताने के लिए कि कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। नमस्कार।